यानी गृह मंत्रालय ये तय करेगा कि वो नागरिक है या नागरिक नहीं है। ये काम चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट पूरी प्रक्रिया पर ही एक तरीके का अंतरिम रोक लगा दे। एक निर्दोष आदमी वो वोट देने के अधिकार से वंचित रह जाएगा। बिहार का वोटर एक है तो कानून दो कैसे हो सकता है? ये इसका अर्थ ये है कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से इलेक्शन कमीशन का काम इस वक्त बिहार के अंदर चल रहा है। कैसे हो सकता है कि पटना में तो आप आधार कार्ड एक्सेप्ट करें, लेकिन पटना के बाहर आप आधार कार्ड एक्सेप्ट नहीं रहे, और इलेक्शन कमीशन की जो पूरी क्रेडिबिलिटी है वो भरभरा के ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। और अगर वैसा होता है तो फिर सुप्रीम इलेक्शन कमीशन को एक बड़े झटके के लिए तैयार भी रहना पड़ेगा। मेरा मानना है कि टर्निंग पॉइंट है चुनाव आयोग की विश्वसनीयता में गिरावट को लेकर। जब वोटर लिस्ट की आड़ में लोकतंत्र की नींव हिलाई जा रही हो तो समझ लीजिए चुनाव नहीं सत्ता हथियाने का ऑपरेशन चल रहा है। बिहार में वोटर लिस्ट की जांच यानी एसआईआर प्रक्रिया ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या ये सूची सुधार है या वोट बैंक सफाई अभियान शुरू हो चुका है? दरअसल पटना में वोटर आईडी और आधार स्वीकार हो रहा है, वहीं सीमांचल के मुस्लिम बहुल इलाकों में उन दस्तावेजों को भी नकारा जा रहा है जिन्हें केंद्र सरकार ही पहचान पत्र मानती रही है। आधार कार्ड को नहीं माना जा रहा है और जहां पर मानना है उनका फायदे की बात दिखती है वहां पर माना जा रहा है। इससे साबित होता है, ये सवाल भी उठता है कि क्या दस्तावेज की अहमियत इलाके और धर्म देखकर तय हो रही है? क्या चुनाव के नतीजे भी तय हो चुके हैं या हो रहे हैं? और क्या सुप्रीम कोर्ट इसको रोकेगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी सुनवाई में जो संकेत दिए हैं वो ऐसे ही हैं। उसने टाइमिंग को लेकर सवाल पूछ लिए हैं, जो सवाल विपक्ष भी लगातार पूछ रहा था। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य इंडिया का खास कार्यक्रम आशुतोष की पैनी नजर। और आशुतोष जी जिस कार्यक्रम में खबर की असली खबर बताते हैं, अब उनसे पहला ही सवाल यही पूछूंगा कि ये इस इलाके को जो विपक्ष कहता रहा है कि ये कर रहे हैं उससे इनको ही फायदा होगा, वो तो साफ साफ चुनाव आयोग खुद को ही एक्सपोज करने लगा है पटना और सीमांचल इलाकों में देखें अगर तो। देखिए अंकुर, अभी जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में सारी बातें निकल के सामने आ रही हैं, लगभग वही सारे सवाल जो तमाम एक्सपर्ट और तमाम राजनीतिक विश्लेषक और जानकार लोग सवाल उठा रहे थे, और राजनीतिक पार्टियां जो सवाल उठा रही थी, खासतौर पर विपक्षी पार्टियां बिहार की, लगभग वही सवाल सुप्रीम कोर्ट उठाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण कही है। बोला कि भाई जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं, जो 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 जिस चीज को आप कर रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो टाइमिंग है उसकी, उसको लेके एक समस्या है। और इस टाइमिंग का अर्थ ये होगा कि अगर किसी का नाम जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अगर उसका उसमें नाम नहीं होगा तो उसको अपने नाम को जुड़वाने के लिए उतना वक्त नहीं होगा और खामखा वो लिस्ट से बाहर चला जाएगा। दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, और लगभग वही बात है जो बात हम सारे लोग कह रहे थे कि ये सुप्रीम कोर्ट का डोमेन नहीं है कि वो किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को स्पष्ट करे, यानी वो किसी की नागरिकता को सुनिश्चित करे या उसकी पड़ताल करे। ये भी बात जो है वो इलेक्शन कमीशन का डोमेन नहीं है। जैसे कि मैं इंडियन एक्सप्रेस की कॉपी देख रहा हूं, उसमें बहुत साफ शब्दों में जो हेडलाइन दी गई उसका मतलब पर्जिंग नॉन सिटीजन्स फ्रॉम इलेक्टोरल रोल इज प्रेरोगेटिव ऑफ होम मिनिस्ट्री नॉट ईसी। फिर से मैं कह देता हूं कि अगर कोई आदमी जो इलेक्टोरल रोल्स में वो ऐसा आदमी आ जाए जिसकी नागरिकता स्पष्ट ना हो, तो ये तय करने का काम कि वो नागरिक है या नागरिक नहीं है, वो घुसपैठिया है या बाहर का है, उस ये अधिकार गृह मंत्रालय का है। यानी गृह मंत्रालय ये तय करेगा कि वो नागरिक है या नागरिक नहीं है। ये काम चुनाव आयोग का नहीं। अब ये दोनों चीजें हैं जिस पर बहुत गंभीर आरोप जो तमाम विपक्षी पार्टियां। आप बात बोलिएगा तो मैं इसमें हल्का सा इंटरेस्टिंग क्या आपको मानते हैं कि अभी से जो, ये तो नहीं कहेंगे वो भी संस्थागत संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, तमाचा तो वर्ड तो यूज नहीं कर सकता, लेकिन झटका दिया अभी पहली उसमें ही टिप्पणी में ही। देखिए ये नहीं है तो बिल्कुल मुझे लगता है कि इस इलेक्शन कमीशन इस वक्त काफी डिफेंसिव होगा, और इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये चिंता जरूर हो रही होगी कि कहीं ऐसा ना हो सुप्रीम कोर्ट पूरी प्रक्रिया पर ही एक तरीके का अंतरिम रोक लगा दे, क्योंकि जो चिंताएं जाहिर की जा रही थी वही सवाल सुप्रीम कोर्ट भी पूछ रहा है कि भाई इस वक्त आपने क्यों किया। और अगर मान लीजिए इस वक्त आपने किया भी तो जिस व्यक्ति का नाम इस लिस्ट में नहीं होगा वो अपने आप को साबित ही नहीं कर पाएगा, और अंत में क्या होगा कि वो इलेक्टोरल रोल से बाहर हो जाएगा।
तो हम्म। हो सकता है कि वो लेजिटिमेट आदमी हो, भारत का नागरिक हो, लेकिन चूंकि उसके पास कागजात नहीं है या ये साबित नहीं कर सकता कि वो जो है भारत का नागरिक है, तो इसका अर्थ क्या होगा कि वो खामखा वो आदमी, एक मासूम आदमी, एक बेगुनाह आदमी, एक निर्दोष आदमी, वो वोट देने के अधिकार से वंचित रह जाएगा। और दूसरी जो बात, कि लोकसभा नागरिकता, चुनाव में वोट दे चुका है, जो कि लोकसभा चुनाव बिल्कुल में दे चुका है। बिल्कुल। और अगर आज आप इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट देखें तो बहुत दिलचस्प रिपोर्ट है, और इंडियन एक्सप्रेस इस मामले में बहुत अच्छा काम कर रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया, और एक दो और दूसरे अखबारों में भी ये कहा गया है कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर तो आधार कार्ड माना जा रहा है, जैसे पटना के इलाके हैं, और कुछ दूसरे इलाके हैं जो सीमांचल के इलाके हैं या गरीब प्रदेश हैं, वहां पे आप आधार कार्ड को नहीं मान रहे। तो हम्म। संस्था एक है, काम करने वाले लोग एक हैं, देश के नागरिक एक हैं, बिहार का वोटर एक है, तो कानून दो कैसे हो सकता है? अगर चुनाव आयोग ने यह कहा है कि वो आधार कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं होगा, अगर आधार कार्ड वाकई में एक्सेप्टेबल नहीं है, एक एक जिसको दस्तावेज वो नहीं मानते, जिसके आधार पे आप वोटर लिस्ट में अपना नाम डाल सकते हैं, तो पटना में वो कैसे एक्सेप्टेबल हो सकता है, और पटना के बाहर कैसे नॉन एक्सेप्टेबल हो सकता है? ये इसका अर्थ ये है कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से इलेक्शन कमीशन का काम इस वक्त बिहार के अंदर चल रहा है। जो गाइडलाइंस है वो पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है। जो लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जो लोगों के नामों को लिस्ट में डालने की जिम्मेदारी है, कागजातों को जो लोग दुरुस्त करने का काम करेंगे, कागजों की जो पड़ताल करने का काम करेंगे, उनको उनके दिमाग में ये स्पष्टता ही नहीं है कि आधार कार्ड एक्सेप्ट करना है, आधार कार्ड नहीं एक्सेप्ट करना। अन्यथा ये कैसे हो सकता है कि पटना में तो आप आधार कार्ड एक्सेप्ट करें, लेकिन पटना के बाहर आप आधार कार्ड एक्सेप्ट नहीं रहे करें, तो दो कानून नहीं हो सकते। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति पैदा हो गई है, और सुप्रीम कोर्ट अगर इस पूरे मामले में इंटरवीन कर रहा है, जैसा कि लग रहा है कि इंटरवीन करेगा, तो फिर ये इलेक्शन कमीशन के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा, और इलेक्शन कमीशन की जो पूरी क्रेडिबिलिटी है वो भरभरा के ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी एक फैसले पर अगर कुछ कर देगा। विपक्ष तो आरोप जो लगाता रहा है वही सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, वही कह रहा है, सवाल वही उठा रहा है जो आपने भी अभी कहा। विपक्ष तो सवाल महाराष्ट्र में भी उठा रहा था, विपक्ष तो हरियाणा में भी उठा रहा था। वहां पर तो ऐसी वोटर लिस्ट की जांच नहीं की गई थी, वहां पर एसआईआर तो नहीं आया था, वहां पर कोई अगर कुछ हुआ तो वहां पर कोई दूसरी प्रक्रिया रही थी। तो अगर तो इस पर वो सुप्रीम कोर्ट रोक भी देता है, तो क्या चुनाव आयोग और तरीके नहीं है उसके पास? 5-6 तरीके नहीं, और होंगे। देखिए, तरीके तो कुछ भी अख्तियार कर सकता है, लेकिन एक हाँ। बात हमको इस पर समझनी पड़ेगी कि समूचा का समूचा विपक्ष इस वक्त कोर्ट में है। हाँ। जो लोग एडीआर, एक बहुत बड़ी संस्था है जिसने भारत की चुनावी प्रक्रिया में बहुत सुधार करवाया है, वो इस वक्त इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के सामने है, और सुप्रीम कोर्ट में मुद्दों को बड़ी मजबूती के साथ उठाया जा रहा है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में जो लोग पिटिशन लेकर गए हैं, अगर उनके तर्क में दम है, और चुनाव आयोग अगर उनकी बातों से सहमत नजर आता है, उनके तर्क से सहमत नजर आता है, तो फिर ये निश्चित तौर पर इलेक्शन कमीशन के लिए एक बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट होगा, एक बहुत बड़ा झटका होगा। अगर उस पर कहीं किसी तरीके की रोक लगती है, अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, इसलिए नहीं कह सकता हूं क्योंकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट बहुत बार ऐसे सवाल पूछता है, एक डेविल्स एडवोकेट की भूमिका में होता है, और उन जिनसे वो सवाल पूछता है उनको उन सवालों के जवाब देने होते हैं। अगर उन सवालों के जवाब संतोषजनक होते हैं तो जाहिर सी बात है फिर सुप्रीम कोर्ट उनकी बातों से सहमत होता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर उन्होंने ये सवाल पूछा कि भाई टाइमिंग को लेकर प्रश्न है, और अगर चुनाव आयोग उसका स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया, या जो भी जवाब दिया उससे अगर सुप्रीम कोर्ट अगर सहमत नहीं होता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट अलग कार्रवाई भी कर सकता है। तो अभी जो प्रक्रिया चल रही है वो दरअसल सुप्रीम कोर्ट सवाल खड़े कर रहा है, और चुनाव आयोग को उन सवालों के संतोषजनक जवाब देने होंगे, और अगर वो जवाब संतोषजनक होंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख अलग हो सकता है, और अगर संतोषजनक जवाब नहीं होगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख बिल्कुल अलग होगा। और अगर वैसा होता है तो फिर इलेक्शन कमीशन को एक बड़े झटके के लिए तैयार भी रहना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन को एक झटके के लिए तैयार तो रहना चाहिए, लेकिन अभी तक कुछ वरिष्ठ लोग, कुछ बुद्धिजीवी लोग, और बात भी वो ठीक कहते हैं कि सबूत तो नहीं है, कुछ साबित तो नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला तो साफ कर देगा ना, एक हिसाब से चुनाव आयोग को एक्सपोज ही कर देगा, या साबित कर देगा कि आप टाइमिंग से पहले 1-2 महीने पहले लेके आए, आपका इंटेंशन क्या था। और इससे यही अपने आप में साबित होता है कि चुनाव आयोग किसके हिसाब से चल रहा था। तो उसकी जो भरोसेमंदी बनी हुई थी, हल्की बल्कि कमजोर हो रही थी, वो तो नेस्तनाबूद हो जाएगी, नष्ट ही हो जाएगी फिर तो। बिल्कुल यही बात तो मैं कह रहा हूं आपसे हाँ। कि जो सवाल आज तक कोई नहीं समझ पा रहा है, या कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जो सत्ता में है,
कि भाई आपको अचानक ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करने की जरूरत क्यों पड़ी, वो भी हाँ। चुनाव के ठीक पहले, वो भी ऐसे वक्त में कि बरसात का मौसम है, बिहार के अंदर बाढ़ का मौसम है, और लोग अपने घर बार की ध्यान रखेंगे या अपने कागजात को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। एक रिपोर्ट ये भी आ रही है कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां बीएलओज गए और वहां पर जो वाईफाई है या जो इंटरनेट का नेटवर्क वही काम नहीं कर रहा, तो उनको काम करने में बहुत दिक्कतें आ रही, बहुत असुविधा हो रही काम करने में, क्योंकि वो फॉर्म को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत सारी दिक्कतें हैं जो मैं बार बार कहता रहा हूं कि बिहार तमिलनाडु नहीं है, बिहार तेलंगाना नहीं है, बिहार एक बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है, हिंदुस्तान का बल्कि सबसे पिछड़ा इलाका है, जहां पर कैपिटम हिंदुस्तान में सबसे कम है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमजोर है, और वहां अभी भी अगर आप ये माने कि सिर्फ सड़कों का एक जाल बिछा हुआ है, जो बाकी आधुनिक सुविधाएं हैं जैसे इंटरनेट की सुविधा, वाईफाई की सुविधा, टेलीफोन नेटवर्क की सुविधा, ये सारी सुविधाएं हैं जो दरअसल दिल्ली में रहने वाले लोगों को तो बहुत आसानी से उपलब्ध होती हैं, लेकिन बिहार के बहुत सारे ऐसे इलाके होंगे जहां पे ना तो नेटवर्क होगा, ना ही फोन काम कर पाएगा, ना ही वाईफाई होगा। तो वैसी स्थिति में कैसे काम होगा, और आप ये चाहते हैं 1 महीने के अंदर काम हो जाए। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि आप जो काम कर रहे हैं इस काम में कोई दिक्कत नहीं है, कि स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू होना चाहिए वोटर लिस्ट का। वोटर लिस्ट में वो लोग होने चाहिए जो देश के नागरिक हैं, लेकिन क्या ये सही वक्त को करने का, और जो चीज जो तमाम चीजें आपने उसमें डाल दी हैं नागरिकता के सवाल को लेकर, क्या वो उचित है? तो वो ये कह रहा है कार्ड नहीं देंगे, आधार कार्ड नहीं लेंगे, बिल्कुल। हाँ, तो वो ये कह रहा है कि जो आप कर रहे हैं ये ठीक है, लेकिन इसकी टाइमिंग ठीक नहीं है, और इसमें जो आप योग्यताएं डाल रहे हैं किसी को वोटर लिस्ट में नाम डालने के लिए, वो भी ठीक नहीं है। आखिरी सवाल संक्षिप्त में उत्तर चाहूंगा क्योंकि समय भी लगभग हो चुका है। एक न्यूज लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट आई थी, ये पिछले चुनाव जो शायद लोकसभा चुनाव की थी, वहां पर एसआईआर तो नहीं हुआ था, लेकिन ये उन्होंने साफ साफ बताया था कि इन इलाकों में जो वोट किस एक विशेष समुदाय के थे वो कैसे काटे गए, कितने वोट काट दिए गए और कहां कहां काटे गए और कितने वोटों से जीत हुई। यहाँ पर तो आधिकारिक तौर पर वो काम हो रहा है, वो तो पीठ पीछे किया गया था। आपको क्या लगता है कि अब चुनाव ये सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को ये झटका दे भी देता है, फैसला रोक भी देता है, जैसा कि मैंने सवाल किया कि कोई और तरीका होगा क्या? सड़क पर उतर के कुछ सही से फैसला करने की जरूरत है, जनता को खुद उतरना, क्योंकि उनका वोट जो उसका एक अधिकार है, उसकी एक कीमत है, एक वैल्यू है, वो वैल्यू तो आपके हिसाब से तय नहीं हो पा रही। आपकी वैल्यू को तो मैं तय करूंगा कि वोट आप कहां पर देंगे और नहीं देंगे आप। तो जनता उतरे सड़कों पर कि ऐसे काम तो चलता ही रहेगा, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से काम होता रहेगा धीरे धीरे? देखिए, अब ये जनता उतरती नहीं उतरती है तो जनता को तय करना और राजनीतिक पार्टियों को तय करना है, लेकिन मुझे लगता है कि वैसे हालात धीरे धीरे बनते जा रहे हैं जहां लोगों का विश्वास चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और बिहार में जो ये कार्यक्रम शुरू किया गया इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, इसने एक तरीके से मेरा मानना है कि टर्निंग पॉइंट है चुनाव आयोग की विश्वसनीयता में गिरावट को लेकर, और ये अपने आप में एक बहुत बड़े संकट का कारण भी बन सकता है। बिहार वो जमीन है जहां से एक तरीके से हम कह सकते हैं कि क्रांतिकारियों की जमीन है। जेपी का आंदोलन जो तेजी पकड़ी थी, जो प्रखरता आई थी, वो बिहार से ही आई थी। तो बिहार में अभी भी क्रांति की जमीन बहुत मजबूत है, उसका इतिहास बहुत मजबूत है, और अगर जनता के मन में ये बात बैठ गई कि जानबूझकर गरीबों को और एक खास तबके के लोगों को, वंचितों को, शोषितों का वोट काटा जा रहा है ताकि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को जिताया जाए, अगर ये भावना लोगों के मन में घर जाती है और बड़े पैमाने पर अगर लोगों के वोट कटते हैं, तो यकीन मान लीजिए इस बार बिहार के अंदर चुनाव कराना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। और कहीं मुझे डर इस बात का है, कहीं ये पूरा मामला एक बड़े संघर्ष में न तब्दील हो जाए, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हो। बिल्कुल, तो यही बात है कि सुप्रीम कोर्ट जो करेगा, चुनाव आयोग करेगा, और संघर्ष की स्थिति पैदा ना हो, तो इसके लिए अब देखते हैं अगले कदम क्या उठाए जाएंगे। लेकिन वो ये है कि जो बात मैंने कही कि एक वोट का जो अधिकार है, वो वैल्यू आपकी छीनी जा रही है, तो ये आवाज़ तो उठती रहनी चाहिए। और अब सुप्रीम कोर्ट पर नज़र है, चुनाव आयोग पर नज़र है कि आज का फैसला क्या हो सकता है। एक बहुत बड़ी खबर है, इससे संघर्ष भी बढ़ सकता है, और अगर हल्का कुछ हुआ और बिहार, जैसे कहते हैं कि बिहार अगर हो सकता है, देश की राजनीति का नक्शा भी बदल सकता है। नमस्कार।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.